अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया था कि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जो ज़ूलॉजी है वो करवाऊंगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में है। आप लोग जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। कल मैंने आपको पूरी स्पर्मिंग करवाई, सही है। नॉट फॉर पेपर, आप लोग ऐसे भी इनको याद किया करें ना जब आपके पास जो है टाइम हो, आप सर्विस कमीशन की तैयारी करें तो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों का मेन मकसद जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना है। पेपर्स तो आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास स्टेप बाय स्टेप जो है मैंने बीएस और इसका किया है कि क्रोमोसोमल रिएक्शन है क्या। तो सबसे पहले आपको अगर पेपर में आए, आज भी मसला था पेपर में, तो शॉर्ट का मतलब है यू पीपल राइट इन शॉर्ट फॉर्म। जब लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में करेंगे। मेरी वीडियो का तो मकसद ये होता है कि आप लोगों को मैं चीज़ें समझा दूँ, दैट्स वाई मैं एक्सप्लेन कराती हूँ ना। अब आप लोग जो है इसका निचोड़ लिख के फिर आप लोग करें। अब है व्हाट इज़ क्रोमोसोमल रिएक्शन। एक स्पेशल इवेंट होता है जब एग जो होता है वो उसके पास स्पर्म आता है, तो उसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। तो ये देखिए, एक्रोसोमल रिएक्शन इज अ स्पेशल इवेंट दैट हैपन व्हेन अ स्पर्म रीच एग। इट इज लाइक अ केमिकल एक्सप्लोजन इनसाइड द टिप ऑफ स्पर्म हेड. The explosion releases powerful enzyme that help the sperm break throughout the egg protective layer and fuse with the egg. Without this reaction, fertilization cannot happen. You all know that कि टिप ऑफ स्पर्म पे क्या होती है, हेड पे एक्रोसोम होता है, ठीक है। एक्रोसोम के अंदर केमिकल रिएक्शन जो होता है वो जब हो जाता है तो उसका टिप हट जाता है, तो एक किस्म की केमिकल एक्सप्लोजन होती है, ठीक है। और ये उस टाइम होता है जब एग के साथ स्पर्म फ्यूज हो जाता है, तो वो एग के प्रोटेक्टिव लेयर को ब्रेकआउट कर लेता है। जब तक क्रोमोसोमल रिएक्शन नहीं होगा कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। वेयर, विन और वाई, ठीक है। इन द एक्रोसोम, एक्रोसोमल रिएक्शन कहाँ पे होगा, एक्रोसोम में होगा। एक्रोसोम कहाँ पे होता है, टिप ऑफ स्पर्म हेड होगा। When after sperm bind to the zona pellucida of egg. अब अक्सर क्वेश्चन आता है कि एक्रोसोमल रिएक्शन कब होता है, तो जब जोना पेलोसाइडा के साथ स्पर्म फ्यूज हो जाता है तब एक्रोसोमल रिएक्शन होता है। ये क्यों करता है, ये जो है पेंट्रेट करता है एग के प्रोटेक्टिव लेयर। जब तक एक्रोसोमल रिएक्शन नहीं होगा, यू नो दैट एग के जो प्रोटेक्टिव लेयर है, विटेलाइन मेम्ब्रेन हो गए, इन सब को जो है वो करना है। अब सबसे पहले मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आपको करवाया है। थोड़ा सा मैं अगर आऊँ तो सबसे पहले स्टेप 1 है स्पर्म रीच द एग. द स्पर्म स्विम थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड फाइनली रीच द एग. The egg is surrounded by two protective layers, corona radiata, a cloud of follicle cell, zona pellucida, a thick jelly-like coat. You know that मैंने आपको पहले ही बोला था कि एक के इर्द गिर्द 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, करोना रेडिएटा, जोना पेलोसेडा। मैंने आपको कल ही बोला था कि रेडिएटा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फॉलिकल सेल्स होते हैं वो रेडिएशन के फॉर्म में नज़र आते हैं, इस वजह से इसको हम करोना रेडिएटा कहते हैं। स्पर्म जब स्विम करता है फीमेल प्रोडक्टिव ट्रैक्ट के ज़रिए, जब वो एग तक जाता है तो एग जो है वो प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंड होती है। यू नो दैट कि एग का जो हम जब ओजेनेसिस हम पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था इनके फ्रेंड सही है, इनको घेर के रखती है, तो वो जो है क्लाउड ऑफ फॉलिकल सेल, जिसको हम कहते हैं करोना रेडिएटा। फिर उसके बाद जो जोना पेलोसेडा होता है, ये झिली लाइक कोट होता है जो एग को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ तक तो आपको पता चला स्पर्म कैसे स्विम करता है। यू नो दैट सीमन जो है, जो ग्लैंड्स का वो होता है, बाय प्रोडक्ट होता है इनके ज़रिए। और यू नो दैट ओविडक्ट जो है उसके अंदर सीलिया होता है, पैसीलिया मूवमेंट। ये जब जाता है कहाँ जाएगा, यू नो दैट सबको मैंने आपको बताया था कि कौन सी जगह पे फर्टिलाइजेशन होती है, एस्टिमस इम्पोला जंक्शन पे, ठीक है। अब स्पर्म पेंट्रेट द करोना रेडिएटा, स्पर्म फर्स्ट पास हो जाएगा करोना रेडिएटा, ठीक है। अब यहाँ पे स्पर्म के जो इंजाइम्स होते हैं जिसको हम कहते हैं हाइलुरोनिडेज, जो इंजाइम्स है वो क्या करते हैं कि करोना रेडिएटा के सेल जो होते हैं ना, फॉलिकल सेल, उसको लूज़ कर लेते हैं। व्हाट डू मीन बाय लूज़, उसको उसमें अपने लिए रास्ता बनाते हैं तो स्पर्म के पास तो थ्रो, ताकि वो उसमें से आराम से जा सके। और इसमें कौन सी चीज़ स्पर्म की हेल्प करती है, जो स्पर्म की टेल होती है ना, टेल के ज़रिए वो जो सेल्स होते हैं ना इनको इधर उधर धकेलते हैं ना, तो इस तरह इंजाइम ऑन द स्पर्म सरफेस लूजन द फॉलिकल सेल। फिर उसके बाद जो स्पर्म सेल का जो टेल है वो मूवमेंट में हेल्प किस तरह करता है कि वो जो सेल्स है फॉलिकल सेल उसको पुश आउट करता है, ठीक है। अब जो है जोना पेलोसेडा के साथ जब बाइंड होगा तो एक क्रोमोसोमल रिएक्शन होगा। ये स्टेप 1 और स्टेप 2 तो इसकी मूवमेंट्स के बारे में था।
स्पर्म हेड नाउ टच द जोना पेलोसेडा, यू नो दैट अब जब स्पर्म का हेड टच करेगा जोना पेलोसेडा को, तो देयर इज अ स्पेशल रिसेप्टर प्रोटीन ऑन द स्पर्म विच इज कॉल्ड ZP3 रिसेप्टर्स। स्पर्म के ऊपर एक स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ZP3 रिसेप्टर। ये जो है बिल्कुल जो है ZP3 रिसेप्टर जो है वो जब बाइंड हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ, जिसको हम कहते हैं ZP3 और जोना पेलोसेडा। अब ये बात समझे ना कि स्पर्म के जो उस पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं, बाइंड जो होंगे वो कहाँ पे होंगे, जोना पेलोसेडा पे ZP3 के साथ बाइंड होंगे। उसका रिसेप्टर बाइंड होगा अपनी जगह पे, वो अपनी जगह को रिकॉग्नाइज करेगा और ग्लाइकोप्रोटीन के साथ बाइंड होगा। और ये जो है इस तरह है जैसे लॉक इन की मैकेनिज्म, जैसे ZP3 यहाँ पे लॉक है और स्पर्म जो है वो की है। द बाइंडिंग इज ट्रिगर फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि कहाँ से स्पर्म आया, फिर कहाँ पे जो है गया, फिर जो है किस तरह उन्होंने रास्ता बनाया, कैसे उन्होंने बाइंड किया। फिर स्टेप 4 जो है कैल्शियम। जोना पेलोसेडा जब बाइंड हो जाएगा स्पर्म रिसेप्टर के साथ, जो है ये एक चेन रिएक्शन जो है स्पर्म के अंदर जो है एक्टिवेट कर लेता है। जी प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, फॉस्फोलाइपेज कैल्शियम जो है वो एक्टिवेटेड हो जाता है, जो है इंसोनाइटोल ट्राइफॉस्फेट जो है वो प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम आयन रश इनटू द स्पर्म फ्रॉम इनसाइड स्टोर इन फ्रॉम आउटसाइड। द राइज इन कैल्शियम इज लेवल इज द स्टार्ट ऑफ द एक्रोसोमल रिएक्शन। अब अगर IP3 ये इसका ना भी लिखे, सिर्फ कैल्शियम के बारे में भी लिखे तो आप लोगों के लिए इनफ है। यहाँ पे कैल्शियम का फ्लड एक किस्म का आएगा, तो वो स्टार्ट ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे जो जे प्रोटीन जैसे एक्टिवेट हो जाएंगे तो कैल्शियम जो होगा वो रश हो करेगा स्पर्म के इनसाइड पे, और वहाँ पे जो है एक्रोसोमल रिएक्शन को स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। एक्रोसोमल मेम्ब्रेन फ्यूज, द हाई कैल्शियम लेवल काज द आउटर एक्रोसोमल मेम्ब्रेन टू फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म। यू नो दैट एक्रोसोमल स्पर्म ने एक किस्म की टोपी टाइप की पहनी होती है एक्रोसोम की। तो जो है एक्रोसोम के बाद जो है दूसरी लेयर जो है स्पर्म की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। तो हाई कैल्शियम लेवल क्या करेगा कि जो आउटर क्रोमोसोमल मेम्ब्रेन है उसको फ्यूज़ करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म के साथ। फिर इस तरह जैसे हम बलून को मर्ज करते हैं, जैसे एक चीज़ को हम यानी बलून को दीवार के साथ चिपकाते हैं ना, तो ये स्मॉल पोर्स बन जाएंगे फ्यूजन पॉइंट पे। जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइंड होगा वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स बनेंगे। अब वहाँ पे पोर्स से जो है वो एक्रोसोम बर्स्ट हो जाएगा और वो अपनी रिलीज़ करेगा इंजाइम जोना पेलोसेडा का। कौन कौन से इंजाइम है, अब ये बहुत ज़रूरी है। एक्रोसिन एक प्रोटीएज है, ये प्रोटीन जो है जोना पेलोसेडा में उसको डाइजेस्ट करता है। हाइलोनिडेज जो है ये हाइलोनिक एसिड को जो है ब्रेक डाउन करता है। जोनालाइसिन जो है और अदर हाइड्रोलेज जो है ये डाइजेस्ट करता है जोना पेलोसेडा। ये जो है दीज एंजाइम लिटरली ड्रिल अ टनल थ्रू द जोना पेलोसेडा। जैसे ड्रिल मशीन होता है उसके ज़रिए आप जो है हार्ड चीज़ पे सुराख करते हैं ना, तो इस तरह जो क्रोसोमल रिएक्शन के जो एंजाइम्स होते हैं ना ये ड्रिलिंग का काम करते हैं। ठीक है, ये टनल बनाएंगे जोना पेलोसेडा के अंदर और इसके ज़रिए फिर ये अंदर जाएगा। Sperm fusion with egg. After passing through the zona pellucida, sperm reach the पेरीविटेलाइन स्पेस एंड देन एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यू नो दैट मैंने आपको बोला भी था कि विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेलोसेडा के जो बीच में जगह है उसको कहते हैं पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, यहाँ पे जब स्पर्म पहुँच जाएगा ना तो वो एक्रोसोमल मेम्ब्रेन जो है वो फ्यूज़ हो जाएगी एग मेम्ब्रेन के साथ। अब जो है स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर होगा, अब इस तरह फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगी। जैसे ही जो है पुलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी और जो है और स्पर्म को एंट्री के लिए रास्ता बंद कर देंगी। अब जो है क्विक समरी टेबल मैंने बनाया है। स्पर्म रीच एग तो क्यों क्या कहाँ पे जाएगा, करोना रेडिएटा जोना पेलोसेडा पेंट्रेट करोना रेडिएटा हाइलोनिडेज एंजाइम के ज़रिए बाइंड करेगा ZP3 ट्रिगर्स और ZP3 रिसेप्टर लॉक इन की के ज़रिए। फिर जो है कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा, वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट करेगा। फिर मेम्ब्रेन फ्यूजन होगी, एक्रोसोमल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एंजाइम रिलीज होंगे एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए। कौन कौन से एंजाइम, ये 3 एंजाइम का नाम याद करें, क्रोसिन, हाइलोनिडेज एंजाइम और हाइड्रोलेजेस। ठीक है, स्पर्म फ्यूज विद एग तो फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म पोलिस्पर्मी ब्लॉक हो जाएगी। की पॉइंट्स आपने रिसेप्टर करने हैं। क्रोसोमल जो है रिएक्शन इज ट्रिगर्ड बाय ZP3 बाइंडिंग टू स्पर्म रिसेप्टर। राइज इंट्रासेलुलर कैल्शियम इज एसेंशियल सिग्नल। कैल्शियम नहीं होगा तो नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे मेल इनफर्टिलिटी में रीज़न ही ये होता है कि उनमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब कोई कंसीव करता है तो उनको कैल्शियम की टैबलेट्स दी जाती है ना। द रिएक्शन इन्वॉल्व मेम्ब्रेन फ्यूजन और एंजाइम रिलीज होते हैं
आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के नाम याद रखने हैं। क्रोसीन हो गया, हेलोनडीएज हो गया और जोनालाइसिन, और ये स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये सारा आपने करना है। ये जो है आप लोग अपने साथ ये वीडियो सेव कर ले एक्रोसोमल रिएक्शन के बारे में। आई होप सबको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन देन यू पीपल कैन आस्क।